तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ द मनी के बारे में। एक ऐसी जर्नी जो हमें बताती है कि पैसे का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे बदला, और हम डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए, पहले इंसान एक दूसरे को सिर्फ बार्टर सिस्टम के थ्रू ही चीजों को एक्सचेंज करता था। एक सिंपल डायरेक्ट तरीका था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे टाइम बदलता गया, नीड लोगों की बदलती गई, तो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी और इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स और होती गई। तो वैसे वैसे पैसे का भी जो एवोल्यूशन है वो भी होता गया। फ्रॉम मेटल से लेकर पेपर करेंसी, बैंक नोट, डिजिटल ट्रांजेक्शन और अब ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको ये समझने में हेल्प करने वाला है ये सेशन कि पैसे का कैसे इवॉल्व हुआ, हर स्टेज पर उसका इम्पैक्ट क्या रहा, और आज के डिजिटल युग में मनी का फ्यूचर क्या दिख रहा है। तो इस कॉल को हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम इसके इनिशियल बेसिस पे कि बार्टर सिस्टम पे। ये बार्टर सिस्टम क्या था। तो दोस्तों, अब हम उस दौर में चलते हैं जैसे जब ना कोई पैसा था, ना बैंक था, ना यूपीआई हुआ करता था, और ना ही ऑनलाइन पेमेंट था। सिर्फ एक सिंपल सिस्टम था जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो और इसका जो समय स्टार्ट हुआ था 2000 9000 बीसी से 3000 बीसी का जो दौर था, वो था आपके बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर का मतलब क्या होता है? तो बार्टर का मतलब है कि सीधे माल का बदले माल देना, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना। यानी ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पे ना तो पैसा हुआ करता था, सिर्फ सामान के बदले सामान दिया जाता था। तो यदि हम इसे एक इमेज में यदि हम देखें, तो आप देखेंगे पहली इमेज में आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति के पास फ्रूट है, और दूसरे के पास मुर्गा है। दोनों Recording in आपस में progress. डिसाइड करते हैं कि एक मुर्गा के बदले एक टोकरी फ्रूट मिले। तो ये था बार्टर सिस्टम, बिना पैसा और डायरेक्ट चीजों का आदान प्रदान। दूसरी में यदि आप एक बार देखें, तो यहाँ पे आपको एक तराजू में एक साइड बकरी दिखाई दे रही है और एक साइड आपको गेहूं का बोरा दिखाई दे रहा है। तो दोनों को बैलेंस स्केल में तौलकर उनकी वैल्यू डिसाइड की जा रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ करता था कि हर चीज को हम तौल नहीं सकते थे। हर इंसान के लिए सेम चीज हो ये जरूरी नहीं थी। तो इसकी इसी वजह से काफी कंफ्यूजन होता था, और लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे कितना सामान किस चीज के बदले दिया जाए। तो दोस्तों, वो जो दौर था उस टाइम पे आप देखेंगे कपड़े के बदले दूध मिला करता था, मछली के बदले दवाई या चावल दिया करते थे, गेहूं के बदले बकरी का एक्सचेंज हुआ करता। तो ये सब कुछ फिजिकल गुड्स और एक्सचेंज पर डिपेंड किया करते थे उस टाइम पे। तो बार्टर सिस्टम स्टार्टिंग बेसिस था। तो अब बार्टर सिस्टम जब स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, लिमिटेशन क्या आ रही थी। तो वहां पे जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो था डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। मतलब दोनों को एक दूसरे की चीज चाहिए है, चाहना जरूरी था। मान लो कि आपके पास चावल है, यदि आपको चावल का चाहिए है, और आपको एक बकरी आपके पास है, लेकिन जिसके पास चावल है उसको बकरी नहीं चाहिए। तो आप सोचो, उसको तो कपड़ा चाहिए। तो जब तक दोनों पार्टी एक दूसरे की जरूरत को पूरी नहीं करती थी, तब तक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे पास चावल है, मुझे कपड़े चाहिए हैं, बट जिसको मैं चावल देने वाला हूँ उसके पास कपड़े नहीं है। तो उस केस में क्या होता था, बहुत टफ हो जाता था कि हम कैसे अपनी नीड को फुलफिल करें। साथ ही साथ में नो स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब किसी भी चीज की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती थी कि एक बकरी कितने किलो का चावल के बराबर होगी, या फिर एक मछली कितने मीटर कपड़े के बराबर होगी। किसी भी चीज की फिक्स कीमत नहीं होती थी। हर डील अलग होती थी। डिपेंड करता था कि आप किस तरह से अगले को कन्विंस कर पाते हो। तो नेगोशिएशन भी बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, यानी हर ट्रांजेक्शन में कंफ्यूजन और टाइम ज्यादा लगता था। देन इसके बाद नो स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब वेल्थ को सेव करके आप उस समय आप वेल्थ को सेव करके आप नहीं रख सकते थे। मतलब मान लो कि आपके पास आप सब्जियां उगाते हो और आपके पास सब्जियों का भंडार है। तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन तक रख सकते थे, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते थे। आप उसे 1 2 3 महीने के लिए नहीं रख सकते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उस समय फ्यूचर में आप इन चीजों को नहीं कर सकते थे, कई चीजों को, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ में डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट और डिवाइड, मतलब बड़ी चीजों को डिवाइड करना या ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। जैसे मान लो आपके पास गाय है, और आपको थोड़ा सा नमक चाहिए। तो क्या आपको तो इस केस में आप गाय को आप डिवाइड नहीं कर सकते थे, इम्पॉसिबल था। या अगर आपको 20 किलोमीटर दूर कहीं या 1000 किलोमीटर कहीं दूर जाना है, तो उस समय जो भी वस्तुएं होती, चाहे बैल हो, बकरी हो, गेहूं है, तो इसको ले जाना बहुत आसान नहीं था, बहुत टफ हुआ करता था। यानी हर चीजें डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी आपकी, देखें तो बार्टर सिस्टम में।
तो जैसे-जैसे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ती गई, वैसे-वैसे लोगों ने सोचा कि ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि नेचुरली वैल्यूएबल हो और हर किसी के लिए उसे लेना आसान हो। तो देन फिर जन्म हुआ आपका उस समय देखेंगे कमोडिटी मनी का। तो जिसका जो दौर स्टार्ट होता था 3000 बीसी से तकरीबन 600 बीसी का जो दौर था, वो था कमोडिटी मनी का था। तो यदि हम कमोडिटी मनी की बात करें कि कमोडिटी मनी होती क्या है, यदि यहाँ पे हम समझें, तो आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ें जो अपने आप में यूज़फुल होती थी, लोग उसे यूज़ कर सकते थे, तो उसे पेमेंट के रूप में यूज़ कर सकते थे, तो वो कहलाता था कमोडिटी मनी। जैसे हम बात करें यहाँ पे जैसे हो गया नमक, हर हर घर में चाहिए होता था इसलिए लोग उसे पेमेंट के रूप में यूज़ कर लेते थे। सोना की बात करें बहुत बहुत ही वैल्यूएबल मानते थे जैसे लोग सोना को। साथ ही साथ में कैटल हो गया, खेती दूध ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था और साथ ही साथ में शेल मतलब सीप भी है, ये सब चीज़ें काम आती थी मतलब कहीं न कहीं इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हुआ करती थी। तो ये कहलाती थी आपकी कमोडिटी मनी। तो यदि हम यहाँ पे देखें कमोडिटी मनी के फीचर्स के बारे में यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या था ड्यूरेबल था मतलब सोना, चांदी, नमक ये सब चीज़ें आप जल्दी खराब नहीं होती थी। इसे आप लंबे समय तक ये आपकी चल सकती थी। जिस तरह से आपको प्रॉब्लम थी आपको सब्जियाँ जैसी हो गई आप उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पे इन पे ना ध्यान देके कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जहाँ पे जो ड्यूरेबल हो लॉन्ग टर्म तक जो चले। साथ ही साथ वाइडली एक्सेप्टेड था मतलब सभी सभी इसे एक्सेप्ट करते थे। इसकी असली वैल्यू सब समझते थे इसलिए ये किसी भी रीजन में पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट की जाती थी। इंट्रिंसिक वैल्यू थी मतलब खुद में अपने आप में इसकी वैल्यू हुआ करती थी। यानी अगर आप किसी को सोना दो तो वो उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकता था। उसे पैसे के रूप में भी लिया जा सकता था और उसे यूज़फुल आइटम में भी बनाया जा सकता था। तो इस तरह ये कुछ फीचर थे जो कहीं न कहीं इसे कम्युनिटी मनी को आगे लॉन्ग टर्म तक रन करने के लिए कहीं न कहीं इसे सपोर्ट किया इसने। अब हम बात करें यदि कि नो डाउट कि बार्टर सिस्टम के थ्रू इसमें कुछ फ़ायदे भी हमें दिए, लेकिन साथ ही साथ में कुछ समस्याएँ भी ये लेकर आया। तो यदि हम उन इश्यूज़ की बात करें यदि हम तो देखेंगे कि हेवी एंड द बल्की मान लो आप 10 लोगों को पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको 10 बकरी या 10 शख्स सोना लेके आपको चलना पड़ेगा। तो सोचिए कितना मुश्किल होगा उतना ज़्यादा चीज़ों को कैरी करके चलना अपने साथ। साथ ही साथ में लिमिटेड सप्लाई थी। मतलब सोना अगर हर जगह नहीं मिलता, नमक भी कुछ रीजन में वहाँ पे ज़्यादा मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। तो इस वजह से ये सब जगह स्टैंडर्डाइज़ करेंसी को नहीं बन सकी ये सब चीज़ें। साथ ही साथ में नो स्टैंडर्डाइज़ेशन मतलब कोई कोई शेप नहीं था, कोई फिक्स शेप नहीं था इसका, कोई फिक्स वेट नहीं था। एक गोल्ड का टुकड़ा दूसरे टुकड़े से अलग हुआ करता था, उसका वेट साइज़ भी अलग होता था, प्योरिटी भी उसकी अलग हुआ करती थी। इस वजह से फ्रॉड होने का डर भी था और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, कमोडिटी मनी ने बार्टर की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व तो किया, लेकिन ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था। इसकी वजह से लोगों को ने सोचा कि अगर हम किसी चीज़ को स्टैंडर्ड वेट, साइज़, स्टैम्प के साथ में कॉइन बना दें, तो कैसा रहेगा? तो और वही सब चीज़ों में को ध्यान रखते हुए फिर जन्म हुआ मेटल कॉइन का। तो मेटल कॉइन को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लोर करते हैं कि मेटल कॉइन क्या थे, क्या खूबियाँ थी उसके अंदर। तो आप देखेंगे जो इन्वेंशन जब हुआ मेटल कॉइन का, तो इसका जो दौर था वो दौर था आपका 6000 बीसी के आसपास का ये दौर था। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पहले समझा कमोडिटी मनी का जिस तरह हम यूज़ कर रहे थे सोना, चांदी, नमक, गेहूँ, बकरी जैसे वैल्यूएबल चीज़ों का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनमें वेट साइज़ की प्योरिटी का इश्यू था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया था वो मेटल कॉइन का आया था। तो ये कहानी शुरू हुई थी जैसे मैंने बताया आपको 200 बीसी के आसपास से स्टार्ट हुई थी। एक छोटी-सी जगह वो थी लाडिया, तुर्की के पास है जहाँ पे स्टार्ट हुआ था। जो आज के ज़माने में जिसे हम टर्की के आसपास हम बता सकते हैं इसे। तो लाडिया के राजा जो थे वो जो किंग थे उन्होंने उस टाइम पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन के कॉइन बनवाए लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी कि हर एक कॉइन में राजा की जो मुहर वो लगी हुआ करती थी। जो ये दिखाता था कि ये असली है, इसकी वैल्यू सरकार ने तय की है और ये पूरा इस पे लोग भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम देखें तो
इस तरह से जो मोहर लगे हुए जो कॉइन थे, वो उसने क्या किया, लोगों को ट्रस्ट बनाया और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया। अब यदि हम देखें कि स्टैंडर्डाइज जो प्रॉब्लम थी कम्युनिटी मनी में, कोई स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स था, मतलब यदि हम देखें कि आपको यदि किसी को 10 रुपए देने हैं तो आप 10 किलो गेहूं ना ले जाएं, उसको एक छोटा सा सिक्का देते हैं। मतलब हर कॉइन की वैल्यू फिक्स थी, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम। डिजाइन उसका फिक्स हुआ करता था, पोर्टेबल था, और सबसे बड़ी बात ये पोर्टेबल भी हुआ करता था उस टाइम पे। तो इससे इससे बेनिफिट ये था कि आप इससे कहीं भी कैरी आप कर सकते थे। सिंबल ऑफ ट्रस्ट अथॉरिटी। और जिस चीज पे यदि राजा की सील लग गई, अथॉरिटी स्टैम्प लग गया, तो उसे उसे राज्य एक्सेप्ट भी करता था। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक क्वाइन एक पेमेंट का जरिया बन गया। और ये बन गया, साथ ही साथ में अगले कुछ 2000 सालों तक ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन में क्वाइन का यूज लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसे अपना लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि हम ओवरऑल देखें, ये एक ऐसे युग में पहुंच गए थे हम, जहां पर एक जमाना, जहां पे एक जरूरत नहीं, एक सिस्टम जो बन चुका था इस समय। क्वाइन ने लोगों को ट्रस्ट बनाया, उसे स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू एक सोल्यूशन दिया। लेकिन जब दुनिया ने इंटरकनेक्ट होने लगे एक दूसरे से, और ट्रेड और ज्यादा एक्सपांड होने लगा, तब एक और समस्या सामने आई। वो थी पैसे को, कॉइन को ले जाना और भी आसान तरीका चाहिए था लोगों को। तो दुनिया में आया एक और नया आविष्कार, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पेपर मनी। तो पेपर मनी की यदि हम बात करें, तो पेपर मनी का यदि आप उसको समझे, पेपर मनी और बैंकिंग बैंकिंग एरा की, तो दोस्तों क्वाइन ने दुनिया को एक स्टैंडर्डाइजेशन तो दिया। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, सिटी ग्रो हुई, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस होने लगा, तो लोगों को और लाइट वेट और पोर्टेबल सिस्टम चाहिए था। तो यानी तो उस टाइम पे जो पेपर मनी की शुरुआत हुई नए युग में, उसकी स्टार्ट हुई, जिसकी स्टार्टिंग 7th सेंचुरी में आपको चाइना में टैंग डायनेस्टी के थ्रू ये स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे करके ये जो है हर जगह फैलता गया, हर एक देशों ने इसे एक्सेप्ट करने लगे। फिर उसके बाद अब राइस ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का उदय हुआ। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपर तरह से फाइनेंशियल सिस्टम, एक बैंकिंग सिस्टम, जहाँ से चीजों को प्रॉपरली ट्रैक किया जाना स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक और दौर बड़ा बदलाव आया, जब लोग अपना सोना चांदी बैंक में जमा करने लगे। रिटर्न में बैंक उन लोगों को एक पेपर रिसिप्ट देता गया, जो बताता था कि बैंक के पास उनका सोना रखा हुआ है। तो ये रिसिप्ट दिखाकर कोई भी इंसान किसी और को पेमेंट कर सकता था। राइट। तो धीरे धीरे ये रिसिप्ट मनी के रूप में कन्वर्ट होती गई। मतलब लोगों ने क्या किया कि गोल्ड डिपॉजिट किया, साथ ही साथ में बदले में उनको वहां से बैंक की ओर से पेपर रिसिप्ट मिला करती थी। और ये रिसिप्ट जो आपकी ऐसा फिएट करेंसी के रूप में आपको ये काम करने लगी, और जिसमें लिखा हुआ था, आई प्रॉमिस टू पे द बीरर, यानी कि मैं इसे प्रॉमिस करता हूँ पे करने के लिए। तो ये जो इस तरह से जो बैंकिंग सिस्टम का पेपर मनी का आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके इसका चलन स्टार्ट हुआ। देन अब हम बात करते हैं कि अब आ गए हैं उस दौर पे जहाँ पे पैसा धीरे धीरे कागज बन गया। दुनिया ने शुरुआत हुई एक नए युग की, जिसे हम कहते हैं पेपर मनी या बैंकिंग एरा इसका। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक एंड फिएट सिस्टम, यदि हम बात करें, तो इस युग में सबसे बड़ा जो आप देखेंगे कि जो बदलाव आया इस टाइम पे, सेंट्रल बैंक के थ्रू, जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई। मतलब इस युग में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि पैसा अब सरकारी बैंकों में कंट्रोल में आ गया। और जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, और जैसे जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब पैसा किसी एक के पास ना होके, वो आप देखेंगे कि मतलब अब पैसा किसी के पास यदि है, तो वो उसे क्या करता था कि उसके बैकएंड के पीछे सोना हुआ करता था, जिसके पास भी आता था बैंकों के पास। तो अब गवर्नमेंट एंड बैंक डिसाइड करते थे कि कितना पैसा छापा जाए। साथ ही साथ में गोल्ड स्टैंडर्ड एंड 1971, नो मोर गोल्ड बैकिंग फॉर मनी। मतलब ये इंपॉर्टेंट ईयर है 1971। मतलब एक और बड़ी हिस्ट्री उस समय चेंज हुई, मोमेंट आया 1971 में, जब यूएस ने ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद पैसा के पीछे सोना का बैकअप होना कोई जरूरी नहीं था। और आज जो पैसा आपके पास हाथ में है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जिसका वैल्यू सिर्फ सिस्टम के ट्रस्ट पे चल रहा है। मतलब 1971 के बाद कंट्रीज, देश चाहें तो कितने भी आपके वो करेंसी छाप सकते थे।
तो ये सबसे और आज जिस तरह से कई देश श्रीलंका जो बर्बाद हुए हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा रीज़न था कि उसके पीछे कोई बैक मनी गोल्ड का बैकअप नहीं था प्रिंटिंग के लिए। लीगल टेंडर बाय लॉ मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट मतलब अब ये पैसा लॉ के थ्रू फोर्सफुली एक्सेप्ट कराया गया यानी अगर आपके पास पास वो नोट है, तो कोई शॉपकीपर या दुकानदार उसे मना नहीं कर सकता था। उस पैसा को कहते थे लीगल टेंडर जिसका मतलब है कि ये पैसा कानून की नज़र में है, वैलिड है और आपको ये लेना ज़रूरी है। देन वैल्यू बेस्ड ऑन इकोनॉमी नॉट मेटल अब पैसा की वैल्यू गोल्ड या सिल्वर में नहीं बल्कि देश की बल्कि ये एक इकोनॉमी इसे तय करता था। अगर देश का प्रोडक्शन ग्रोथ एक्सपोर्ट ठीक है, पैसा स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर इकोनॉमी यदि गिरती है तो आपका जो पैसा है वो भी धीरे-धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इसकी जो वैल्यू थी वो बेस्ड थी आपके ग्रोथ और डिग्रोथ के ऊपर। देन कांट बी प्रिंटेड अनलिमिटेड क्वांटिटी लीड्स टू इन्फ्लेशन रिस्क मतलब इस नए सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि सेंट्रल बैंक जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा बिना रीज़न के छापा गया तो मार्केट में पैसा ज़्यादा और चीज़ें कम हो जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट होता है वो होता है आपका इन्फ्लेशन मतलब महँगाई। तो आपने सुना भी होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कुछ कंट्रीज़ में लोग 1000 किलो नोट लेके जाते थे और एक ब्रेड खरीद के लाते थे। तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, ये था आपका बहुत ज़्यादा करेंसी को छापने का नतीजा। तो दोस्तों पेपर मनी ने दुनिया को कन्वीनिएंट तो बनाया, बैंक और सेंट्रल कंट्रोल ने पैसे को मैनेज मैनेज भी किया, लेकिन इस सिस्टम ने इकोनॉमी को कंट्रोल के ऊपर डिपेंड कर दिया। मतलब पैसा का असली वैल्यू मेटल से निकालकर एक सिस्टम में भरोसे पे चला गया। अब अगले पार्ट में हम बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने पैसे को और भी इनविजिबल बनाया और कैसे आई प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी की दुनिया। तो आप देखेंगे डिजिटल रिवॉल्यूशन इन द मनी की यदि हम बात करें जो स्टार्ट हुआ आपका प्लास्टिक मनी और ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में, तो 1990 के बाद यदि हम देखें, तो आप वो जो दौर देखे होंगे इस टाइम पे 1990 के बाद दुनिया में एक नया पैसे के रूप में है प्लास्टिक मनी और क्रेडिट डेबिट कार्ड। अब हमने कैश लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं थी। एक छोटी-सी कार्ड को स्वैप कर लो और पेमेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद आया इंटरनेट बैंकिंग जहाँ आप घर बैठे अकाउंट चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हैं और ये सब कुछ एक सिंगल क्लिक पे आसान हो गया। तो दोस्तों, तो ये सिस्टम इस सिस्टम ने बैंकिंग को 24/7 एक्सेसिबल बना दिया। आप चाहें तो रात के 2 बजे भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते थे। इसे फ़ास्ट, कन्वीनिएंट बनाया साथ ही साथ में आपकी जो ग्लोबल पेमेंट का ये माध्यम बनाया, जो पॉसिबल हो पाया। लेकिन ये तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी, असली जो इसका एक्सप्लोज़न तब आया जब कुछ मोबाइल के अंदर जाके चला गया। मतलब वो प्लास्टिक और मनी और ऑनलाइन मनी के बाद एक और दौर आया, वो दौर आया राइज़ ऑफ मोबाइल वॉलेट। मतलब जैसे आप बात करें यूपीआई पेमेंट हो गया, पेटीएम है, गूगल है, फ़ोन पे है, क्यूआर स्कैन आपका तो ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई आपकी वो आपका जो पैसा था वो आपका अब प्लास्टिक मनी में या ऑनलाइन में ना होके ऑनलाइन बैंकिंग में ना होके वो आपका चला गया सीधे मोबाइल वॉलेट में। तो यदि हम इसे समझें यदि राइज़ ऑफ मोबाइल वॉलेट को तो तो हम देखें ये वो दौर है जब चाय वाला या हो या सब्जी वाला हो, हर कोई के पास एक क्यूआर कोड होता है और आप सिर्फ़ स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। इस नए युग को बोलते हैं मोबाइल वॉलेट रिवॉल्यूशन। तो इंडिया में इसमें दुनिया के पीछे छोड़ दिया, ख़ासकर यूपीआई में। के आने के बाद। तो दोस्तों इंस्टेंट ट्रांसफ़र करना, कोई कैश हैंडलिंग अपने पास नहीं रखना, सब कुछ एक टैप पे डिपेंड हो गया। आज आप सोचिए, आज आप एक बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, ईएमआई हो, रिचार्ज हो, शॉपिंग हो या फिर कुछ भी टिकट बुकिंग हो थिएटर की, सब कुछ आप अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल तो इस तरह से देखेंगे कि जो डिजिटल मूवमेंट है वो इंडिया का स्टार्ट हुआ मोबाइल वॉलेट के थ्रू। तो दोस्तों प्लास्टिक मनी से लेकर मोबाइल वॉलेट तक पैसा अब तक फिजिकल नहीं डिजिटल हो चुका था। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी कंट्रोल किसी और के हाथ में। तभी से एक और नए आइडिया का जन्म हुआ, जहाँ पे आप देखेंगे जो आपका जो पैसा है, वो आपका पैसा डिसेंट्रलाइज़ हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ और ट्रस्टलेस हो। तो मतलब अब
ऐसी डिमांड अब आगे जाके जो नीड आई वो होगी कि अब जो पैसा है हमारा वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, क्यों? क्योंकि उसके पीछे बैकअप नहीं था गोल्ड का। तो जरूरत थी ऐसे सिस्टम की, ऐसे वैसे की, जो डिसेंट्रलाइज हो, ट्रांसपेरेंट हो और ट्रस्टलेस हो। और वहीं से आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट आया वो आया आपका ब्लॉकचेन का। और साथ ही साथ में जब ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया, तो जो दौर आया, जो युग आया क्रिप्टो करेंसी का, जो आज आप हर जगह कहीं ना कहीं आप न्यूज में, पेपर के माध्यम से, एक दूसरे के थ्रू कहीं ना कहीं आप इसके बारे में अभी आप सुनते आ रहे हैं। तो चलिए अगले पार्ट में हम बात करते हैं इसी क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की। तो दोस्तों, अब आज तक जो पैसा था वो किसी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया या बैंक ने, लेकिन 2008 में जब दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम हिला, अमेरिका के लेमन ब्रदर बैंक डूबे, तब एक अननोन बंदे ने, एक या ग्रुप ने, सतोशी नाकामोटो ने 2009 में लॉन्च किया आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन कोई पेपर नहीं है, कोई कॉइन नहीं, ये एक डिजिटल करेंसी है। और इसी की टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन, जो कि ब्लॉकचेन पे काम करता है। ये डिसेंट्रलाइज है ये सिस्टम, मतलब किसी के पास कंट्रोल नहीं है इसका। जनता के पास इसका कंट्रोल है, एक सिंगल अथॉरिटी के पास नहीं कंट्रोल है इसका। लिमिटेड सप्लाई है, मतलब सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही मार्केट में आ सकते हैं। जिस तरह से 1971 के पहले हमारा गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन था, तो वहां पे हम लिमिटेड करेंसी छाप सकते थे। और कोई चीज लिमिटेड होगी तो नो डाउट उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आगे जाके फ्यूचर में महंगाई नहीं बढ़ेगी। बट जिस तरह से ये गोल्ड 1971 के बाद गोल्ड को बैकअप नहीं रहा, तो उसके बाद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ द मनी स्टार्ट हो गई, जो कहीं ना कहीं इसने कन्वर्ट किया महंगाई को। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आया डिसेंट्रलाइज करने का, और साथ साथ लिमिटेड सप्लाई, मतलब जिस तरह गोल्ड लिमिटेड है उस तरह से बिटकॉइन भी लिमिटेड सप्लाई के साथ मार्केट में आया। ट्रस्टलेस है, मतलब आपको किसी मिडिल मैन, बैंक या अथॉरिटी का भरोसा नहीं करना है, सिस्टम ही वेरीफाई करता है सब कुछ। तो ये एक रिवोल्यूशन था दोस्तों, कि जिसने मनी का, आपका देखेंगे बेसिक रूल ही आपका यहाँ पे बदल दिया। तो जब भी बात आती है कि वाई क्रिप्टो की, सवाल आता है कि हमें क्रिप्टो की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों क्रिप्टो जरूरत है, तो आप देखेंगे बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन। आप इंडिया से अमेरिका में पैसा सेकंड में भेज सकते हैं, जो बिना किसी बैंक की परमिशन के। वहीं पे यदि आप सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं और टाइम टेकिंग होता है। साथ ही साथ में नो सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कोई सरकार, बैंक या थर्ड पार्टी का आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता। कोई इसे रोक नहीं सकती है। जिस तरह से जो 2008 में जिस तरह से क्राइसिस हुआ था, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं सेंट्रल अथॉरिटी का हाथ था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट आया। देन ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर है, मतलब सभी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होते हैं, ओपन फॉर एवरीवन टू सी, बट टेम्पर प्रूफ रहते हैं ये। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा सिर्फ आपका है, किसी भी बीच वाले के बिना, पूरी जो आपका, जो आप इसमें फाइनेंशियली आपको फ्रीडम है। तो आप इस तरह से आप देखेंगे कि क्रिप्टो इन कॉन्सेप्ट को लेके आगे आया। देन इवोल्यूशन ऑफ द वेब थ्री, 2009 में बिटकॉइन आया, क्रिप्टो के बेनिफिट्स अब तो आए आए, साथ में जो इवोल्यूशन आया वो आया वेब थ्री का। वेब थ्री यदि हम देखें, क्रिप्टो सिर्फ पैसा या डिजिटल वर्जन नहीं है, ये ले जाता है आपको एक नए इंटरनेट के मॉडल में, जिसे हम कहते हैं वेब थ्री। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट ही कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ये आपको ऑनरशिप देते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिना लॉयर या एजेंट के एग्रीमेंट चल जाते हैं ऑटोमेटिकली। एनएफटी मतलब डिजिटल ऑनरशिप का प्रूफ। आप आर्ट, म्यूजिक या डॉक्यूमेंट, सब आपके नाम पे, आप ब्लॉकचेन पर आप इसे डाल सकते हैं एनएफटी के रूप में। प्रोग्रामेबल मनी है, मतलब पैसा जिसमें लॉजिक होता है, जैसे अगर कंडीशन ए पूरी नहीं होती तो बी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से जो वेब थ्री है, वो वेब थ्री ने इसे सेंट्रलाइज बनाया, ट्रस्टलेस बनाया और ट्रांसपेरेंट बनाया। अब यदि हम यहाँ पे हम बात करें, यदि हम कि अभी तक हमने यहाँ पे क्रिप्टो को समझा, ब्लॉकचेन के बारे में समझा, और वेब थ्री के मॉडल को यहाँ पे देखा हमने। तो लेकिन अब कुछ फैक्ट एंड फिगर की यदि हम बात करें, तो हम देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी आई ओपनिंग है, और आपके फ्यूचर, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को भी जो आपको चेंज कर सकता है। वो अब देखें यहाँ पे, यदि हम सबसे पहले मैसिव ग्लोबल ग्रोथ, मतलब सबसे पहला सच ये है कि क्रिप्टो कोई छोटी सी चीज नहीं है, ये दुनिया के हर कोने पे फैल चुकी है। आज का टाइम में 420 मिलियन से भी ज्यादा लोग ग्लोबली क्रिप्टो का यूज कर रहे हैं, मतलब हर 20 में से एक इंसान इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अब साथ ही साथ में हम देखें कि इंडिया दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में से है क्रिप्टो एडॉप्शन में। हम सिर्फ टेक्निकल यूज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फ्यूचर को भी हम इसमें देख रहे हैं। ओवर
मतलब सिर्फ 2 सालों में 30,000 से ज़्यादा वेब थ्री स्टार्टअप दुनिया में भर में लॉन्च हो चुके हैं। और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक नया मूवमेंट है वेब थ्री को अडॉप्ट करने का और उसमें आगे बढ़ने का। यूथ लीड रिवॉल्यूशन, मतलब अब सवाल ये है कि ये सब कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे ये सवाल, तो ये जो यदि हम गौर करें, तो 70% यूजर जो हैं वो हैं अंडर 35। मतलब जिसे आप जैन जी कह सकते हैं। जैन जी मतलब वो बच्चे जो 1997 से 2013 के बीच में पैदा हुए। मतलब जो इंटरनेट, मोबाइल, ट्विटर, सोशल मीडिया के दौर पे पैदा हुए। वो पैदा हुए ने एक मोबाइल हाथ में आ गया। वो जो बच्चे हैं उन्हें जैन जी कहते हैं। मतलब इस रिवॉल्यूशन को लीड कौन कर रहे हैं? ये यंग जैन जी लोग हैं जो इसे आपको लीड कर रहे हैं। यदि हम देखेंगे क्रिप्टो यूजर में 70, ये रिवॉल्यूशन आप किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि किसी कंपनी ने भी नहीं, बल्कि जो ये यूथ है उनने स्टार्ट किए हैं। और जब दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज की यदि हम बात करें, हार्वर्ड, एमआईटी, आईआईटी जैसे ये कॉलेज हैं, जब ये बात करते हैं, लोगों को सिखाते हैं वेब थ्री, डेफी, एनएफटी, डॉ के बारे में, तो समझ में आता है कि दुनिया अब कहाँ जा रही है आगे। देन यदि हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल शिफ्ट अंडरवे, मतलब यदि हम देखें यहाँ पे कि दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के लेवल पर होने वाले साइलेंट रिवॉल्यूशन की, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड क्वालिटी, मतलब जो ब्रांड हैं, वो क्रिप्टो को और ब्लॉकचेन को इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्वाइटली उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे 60% से ज्यादा जो 60% ज्यादा टॉप 500 कंपनीज हैं, वो ब्लॉकचेन को यूज कर रही हैं, उसे एक्सप्लोर कर रही हैं। चाहे वो डेटा सिक्योरिटी के लिए हो, पेमेंट के लिए हो, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों ना हो। आपने सुना होगा कि जेपी मॉर्गन, एसबीआई, एचएसबीसी जैसे बड़े ग्लोबल बैंक ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। देन ये वही बैंक हैं जो पहले क्रिप्टो के खिलाफ हुआ करते थे, और आज वही इसकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब दुनिया सबसे बड़े प्लेयर, जो बड़ी बड़ी कंपनी जब इसको अडॉप्ट करती हैं, तो समझ में आता है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो बार्टर सिस्टम से हम कन्वर्ट हुए पेपरलेस मनी में, पेपरलेस मनी से हम अपने वॉलेट में आ गए, मोबाइल वॉलेट में आ गए। और कहीं ना कहीं अभी सिग्नल है जो हमें बताता है कि अब हम उससे भी कहीं आगे की एडवांस, हम जो एरा में हम कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं। तो जब बात आती है इमर्जिंग लीड्स, मार्केट लीड्स की, तो आप देखेंगे कि कई डेवलपिंग कंट्रीज भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका जैसे एरिया भी क्रिप्टो से यदि ये लोग भी महंगाई से फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं क्रिप्टो को ये यूज कर रहे हैं। क्रिप्टो उनके लिए एक डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है। पैसा भेजना, पैसा सेव करना, इन्फ्लेशन से बचने का ये एक रियल सोल्यूशन को मिल गया है। यहाँ आप देखेंगे, यदि यहाँ पे रेमिटेंस, डेली पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर, ये सारी चीजें आप अभी आसान हो गया है। मतलब हम इंडिया हम इंडिया में हैं जहाँ स्मार्टफोन, यूपीआई ने रेवोल्यूशन दिया। अगर समय में यदि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आप सोचिए, जिस तरह यूपीआई में हम नंबर 1 पे हैं वर्ल्ड वाइड, उसी तरह यदि हमने इसे टाइमली एक्सेप्ट किया, तो आगे जाके भी हम इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। देन अब यहाँ तक जो मैंने अभी आपको जो बताया कि किस तरह से चीजें आपकी आई, किस तरह से लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, वो चीजें आगे बढ़ी। अब हम जो इसमें बात करते हैं कि कुछ आपके यदि यहाँ पे यदि हम देखें कि आगे जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन ने भी इसे किसे ऐसा एक्सेप्ट किया, तो यदि हम उसके बारे में यदि हम यहाँ पे हम बात करें, तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन ऐसा, जस्ट होल्ड, यदि हम यहाँ पे देखें कि बिटकॉइन ETF वॉल स्ट्रीट नाउ बैकअप क्रिप्टो, मतलब दोस्तों, पहले लोग कहते थे कि बिटकॉइन ये तो बस एक इंटरनेट है, एक एक जोक है, इसे कोई भी बना सकता है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती उसमें। लेकिन आज उसी बिटकॉइन को आप देखेंगे कि वॉल स्ट्रीट जैसे $1 बिलियन इंस्टीट्यूशन ऑफिशियली उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। 2024 में यदि हम देखें, तो 2024 में यूएसए ने अप्रूव किया पहले बिटकॉइन का स्पॉट ETF। यानी अब इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के थ्रू डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लैक रॉक, फेडिलिटी, ग्रे स्केल जैसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट मैनेजर अब बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। राइट। ETF का साथ ही साथ हम देखेंगे, ETF अप्रूवल ने क्रिप्टो को लिजिबल एसेट क्लास बना दिए हैं। मतलब बिटकॉइन अब लिजिबल क्लास और रेगुलेट एसेट बन चुका है, जिसे पहले लोग रिस्की बोला करते थे। अब उसमें बड़े प्लेयर अपना पैसा डाल रहे हैं। सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं, यदि आप देखेंगे इसमें इंस्टीट्यूशन ने भी $1 बिलियन लेवल पर बिटकॉइन में एंट्री ली है।
रिटेल में हो और बिग प्लेयर भी इसमें एंट्री ले चुके हैं। यानी क्रिप्टो अब सिर्फ़ आम आदमी नहीं बल्कि जो जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका हिस्सा बन चुके हैं। साइलेंटली कहीं न कहीं वो उसपे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो तो दोस्तों क्रिप्टो को जहाँ लोग जोक समझ रहे थे, वहाँ पे ये वॉल स्ट्रीट जैसे बड़े-बड़े जो फर्म्स उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। अब तक सोचते थे कि बिटकॉइन सिर्फ़ टैक्स सेवी लोगों के लिए है, लेकिन अब सरकारें, इंस्टीट्यूशन भी आगे आकर खड़े हो चुके हैं और वो कहीं न कहीं इसे मेन स्ट्रीम में ये आने की ओर अग्रसर हैं। तो आप यहाँ पे हम देखें कि बिटकॉइन एज़ अ नेशनल ट्रेज़र दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको एक सरप्राइज़िंग फैक्ट ये बताएँ कि देश भी बिटकॉइन में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो सरकारें हों, चाहे हम देखें कि कोई भी देश हो, यदि हम बात करें एल सल्वाडोर की, तो एल सल्वाडोर की यदि हम चर्चा करें यहाँ पे, तो एल सल्वाडोर ने 2021 में दुनिया को बता दिया जब उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया। यानी वहाँ पे अब लोग कॉफ़ी से लेकर कार तक, ये सब चीज़ें बिटकॉइन के थ्रू ही ले सकते हैं। और सिर्फ यूज़ ही नहीं बल्कि उन्होंने बिटकॉइन को ऑफ़िशियली नेशनल ट्रेज़र एसेट बनाकर स्टोर भी करना स्टार्ट कर दिया है। 2025 तक यदि हम देखें कि तो इस एस्टीमेट के हिसाब से बिटकॉइन रिज़र्व की वैल्यू $200 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी होगी है। तो उनके पास एक लिटरल बिटकॉइन वॉल्ट है, जहाँ एक देश का फ्यूचर डिजिटल गोल्ड बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा यदि हम देखें एक्सेप्टेंस है जो कंट्री इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में कई अदर कंट्रीज़ की भी यदि हम बात करें यदि यहाँ पे तो मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ ने भी आज क्रिप्टो को ये अडॉप्ट करते जा रहे हैं बिटकॉइन को। तो 10 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जो सेंट्रल बैंक एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे बिटकॉइन स्टेबल कॉइन को हम एक रिज़र्व एसेट बना सकते हैं। जैसे पहले गोल्ड रखा जाता था, वैसे बिटकॉइन वॉल्ट वो हम रेडी करें। तो दोस्तों यदि हम ओवरऑल यहाँ पे हम देखें तो इस तरह से जो बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस है कंट्रीज की ओर से वो जिस तरह बढ़ता गया। अब क्रिप्टो एंड वेब 3 अ सिस्टम ऑफ होप, ओनरशिप एंड फ्रीडम। तो दोस्तों अब हम जब बात करते हैं यहाँ पे जब हम वेब 3 की बात करते हैं, जब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे नहीं करते, हम एक ऐसी सोच और नए सिस्टम की बात करते हैं, एक ऐसे सिस्टम की जहाँ पावर सिर्फ गवर्नमेंट, बैंक या बिग टेक कंपनी के पास नहीं होती। वो एक सिस्टम जहाँ ये पावर आपको जहाँ पे पैसा, आइडेंटिटी, डेटा सब कुछ आपका होता है। तो वेब 3 आपको क्या देता है? यदि हम वेब 3 की बात करें, कि जिस तरह अभी तक हमने देखा कि बाटा सिस्टम से हम वेब 3 तक आ गए, तो वेब 3 वो आपको क्या देता है? तो वेब 3 आपको एक्चुअली देता है योर वॉलेट इक्वल टू योर बैंक। मतलब आपके पास आपका अपना डिजिटल वॉलेट है, जहाँ पैसा रखने के लिए बैंक की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फंड के खुद मालिक हो, 24/7 बिना किसी परमिशन के आप उसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में योर कंटेंट इक्वल टू योर इनकम। वेब 2 में आप कंटेंट बनाते हैं और प्लेटफ़ॉर्म बट कमाता कौन है? प्लेटफ़ॉर्म। वेब 3 में अगर आप कंटेंट बनाते हैं, तो पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट में आता है और यानी हर आर्टिस्ट, क्रिएटर, कंटेंट राइटर या थिंकर है, वो खुद अपना मालिक होता है। योर कोड इक्वल टू योर कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेब 3 पे रन होते हैं, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। तो बिना किसी लॉयर, ब्रोकर या नोटरी के आप वेब 3 में ट्रस्ट सिस्टम ये सिस्टम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आपका जो कोड होता है वही आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। योर वॉइस इक्वल टू पार्ट ऑफ द सिस्टम मतलब कि जो वेब 3 है वो डॉ पे काम करता है यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पे है। आपका डिसीजन जो आपको डिसीजन मेकर बनाती है। आप सिर्फ वोट ही नहीं देते बल्कि डिसीजन भी आप यहाँ पे कर पाते हैं जो कहीं न कहीं आपकी वॉइस जो यहाँ पे वेब 3 में वो कहीं न कहीं पार्ट ऑफ सिस्टम का काम करती है। राइट? तो दोस्तों ओवरऑल यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी-सी जर्नी इवोल्यूशन ऑफ द मनी के बारे में। हमने देखा कैसे मनी से बाटा सिस्टम से स्टार्ट हुआ, फिर कॉइन में, पेपर नोट में और आज के डिजिटल पेमेंट तक ये इवॉल्व हुआ। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक सिस्टम का फाउंडेशन है, जो हर दिन नए इनोवेशन के साथ बदल रहा है। आज के इस फास्ट पेस वर्ल्ड में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन जैसे वर्चुअल करेंसी जैसे कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में और भी कन्वीनिएंट हमको बना रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें आपको इसके प्लस और माइनस मतलब प्रो एंड कॉन्स को भी आपको समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन ने आपको ना सिर्फ नए फैक्ट बताए हैं
बल्कि सोचने के लिए भी कुछ नया दिया होगा कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ द मनी हुई, किस तरह से बार्टर सिस्टम आया और टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, लोगों की नीड चेंज होती गई, लोगों की प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हर एक टेक्नोलॉजी का जन्म होता गया और इस तरह से अब देखेंगे जो वेब 3 का जो टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, वो कहीं न कहीं हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, जिस तरह से हमें वेब 2 में देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के इस कॉल को मैं एंड करता हूँ एंड